Hello viewers, and in this video of the practical approach to corporate compliance, we are going to talk about form DPT3. DPT का फुल फॉर्म डिपॉजिट्स। तो ये फॉर्म पहले तो सिर्फ उन कंपनीज को भरना पड़ता था जिनके पास डिपॉजिट्स होते थे, पर डिपॉजिट्स के कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 में रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी में एक डेफिनेशन दी हुई है, ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। उसमें कई सारे कॉमन प्लेस आइटम्स हैं। तो अब जो एमसीए ने अमेंडमेंट लाया 22 जनवरी 2019 को, उसमें ये बोला कि अगर कोई कंपनी का ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स वाले जो आइटम है उसमें भी बैलेंस है, तो अब उन कंपनीज को भी DPT3 भरना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट के बाद ये DPT फॉर्म काफ़ी रिलेवेंट हो गया है स्मॉल कंपनीज के लिए भी। नॉर्मली डिपॉजिट्स कौन कंपनीज एक्सेप्ट कर सकती हैं, वो तो काफ़ी बड़ी ह्यूज कंपनीज ही एक्सेप्ट कर सकती हैं, उसका क्राइटेरिया ही ऐसा होता है। उन कंपनीज की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, ना ही उनको हैंडल करते हैं हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो ये हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो सीमित रहेगा ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स में, और उसका DPT फॉर्म हमें किस तरीके से भरना रहेगा। तो सबसे पहले एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि किस टाइप का रिटर्न इसमें आया था। जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें उन्होंने बोला कि पहले तो आपको एक वन टाइम रिटर्न भरना है कि एज ऑन द डेट ऑफ 1/4/2014 से 31/3/2019 के बीच में जो तुम्हारे ट्रांजैक्शंस थे उसमें से ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स का आप हमको डिटेल दो, और ये फॉर्म वन टाइम रिटर्न जो है आपको 29 जून 2019 तक फाइल करना था। डेट एक्सटेंड हुई थी उसके बाद, तो ये वन टाइम रिटर्न हो गया। इसके अलावा एक एनुअल रिटर्न हर साल सारी कंपनीज को फाइल करना है। नील रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स में भी कोई भी आइटम में बैलेंस नहीं है तो आपको DPT फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी आइटम में बैलेंस है तो वी हैव टू फिल द फॉर्म। जो एनुअल रिटर्न है वो हर साल 30 जून के पहले पहले कंपनीज को भरना है। तो फॉर्म हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट क्या है, लेकिन उसके पहले मैं थियोरेटिकली ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर्म में भी हमें ये दिखेगा, यहाँ पे नेट वर्थ हमको टोटल मांगता है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा स्पेशल है। इसका फॉर्मूला है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट एक जगह। इसमें से हम रिड्यूस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या इंटेंजिबल एसेट्स जो हमने खड़ा कर रखा है एसेट साइड में। तो ये हो गया आपका नेटवर्थ। उसमें से ये सब इंटेंजिबल एसेट्स जो माइनस किए तो जो फिगर आएगा वो नेटवर्थ होगा, एंड दिस शुड बी एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ऑडिटेड नेटवर्थ हमें फॉर्म में फिल करना है एक जगह पे। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स कौन कौन से आइटम्स को कहा जाता है। आप रूल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो कोई भी अमाउंट अगर हमें गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है, या फिर कोई भी अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो गारंटीड बाय गवर्नमेंट है। अमाउंट रिसीव किसी और से हुआ है लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड है वो अमाउंट, या फिर हमें कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बैंक से पैसा मिला है, तो दिस विल बी अ ट्रांजैक्शन विच विल नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। सेकंड, अगर हमने कोई भी बैंक्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है या कोई फैसिलिटी ली है लोन के टाइप की, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी से ही हमने लोन या फैसिलिटी ली है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम्स हम बोल सकते हैं कि बैंक लोन तो हर कंपनी का होता ही होता है। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स या फिर उनके रिलेटिव्स से कोई अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु हेल्ड द पोजीशंस एट द टाइम ऑफ लेंडिंग। इसका मतलब जब उन्होंने कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दिया था उस टाइम वो डायरेक्टर थे। अगर अब डायरेक्टर नहीं है तो भी चलेगा, बट जब लोन दिए थे तब वो डायरेक्टर थे, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। कोई भी अमाउंट कंपनी को कोई दूसरी कंपनी से रिसीव हुआ है तो ये भी एक डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज से कंपनी को कोई डिपॉजिट मिला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी ने लिया है और वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, उसमें कोई इंटरेस्ट एम्प्लॉइज अर्न नहीं करेंगे, और ये अमाउंट जो है इट शुड नॉट एक्सीड हिज एनुअल सैलरी। एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो भी इस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई भी अमाउंट कंपनी को प्रमोटर से मिला है एज एन अनसिक्योर्ड लोन ड्यू टू अ कंडीशन इम्पोज्ड बाय अ बैंक, बैंक के पास कंपनी लोन लेने गई, बैंक ने कंडीशन डाला कि आप कम से कम अपने प्रमोटर से इतना अमाउंट अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लो,
उस कारण से जो लोन लिया गया है प्रमोटर से वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एडवांस, ये भी वन ऑफ द कॉमन पॉइंट्स है कि कोई भी एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एन एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर से कई बार एडवांस लेते हैं ना, तो वो भी नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट माना जाएगा, बट इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 365 डेज। गुड सर्विस के केस में 365 डेज के अंदर अंदर का एडवांस है तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर 365 डेज से ओल्डर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक डिपॉजिट की कैटेगरी में जा सकता है। एडवांस एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड सर्विस के अलावा अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं, उसके अगेंस्ट में आपने कंपनी ने एडवांस रिसीव किया है, तो वो भी नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट माना जाएगा। या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स कंपनी करने वाली है और उसके अगेंस्ट में एडवांस लिया है, या फिर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया है, तो ये सारे अमाउंट्स जो है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल इशू करने के लिए अलॉट करने के लिए कंपनी ने पैसे लिए हैं, सब्सक्रिप्शन मनी, या फिर कोई कॉल इन एडवांस मंगाया है, तो इसको भी ट्रांजेक्शंस नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट माना जाएगा, प्रोवाइडेड इट हैज़ बीन अलॉटेड विद इन 60 डेज। जो शेयर्स है वो अलॉट हो जाते हैं, या फिर अगर 60 डेज के अंदर अलॉट नहीं हो पाते तो अगले 15 दिन के अंदर उसे रिफंड कर दिया जाता है। अगर इन कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो डिपॉजिट की कैटेगरी में जा सकता है। एंड इफ एनी अमाउंट गोज इन द कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट्स तो कंपनी बहुत बुरी फंस सकती है, उसमें बहुत कंप्लायंसेस और बहुत सारे कंबरसम बर्डन्स आ जाएंगे। सो दीज आर ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी के हिसाब से जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एक समराइज पोजीशन। इसमें आप देख सकते हैं सबसे कॉमन पॉइंट्स क्या आता है। सबसे पहले तो बैंक से जो लोन लिया जाता है वो आता है। सेकंड, डायरेक्टर से जो अनसिक्योर्ड लोन लिया जाता है या प्रमोटर से जो अनसिक्योर्ड लोन लिया जाता है वो। थर्ड, जो कंपनी एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स लेती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जो एडवांस लिया जाता है वो। फोर्थ, शेयर कैपिटल इशू हो रहा है, सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हुई है, कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ है वो। फिफ्थ, कंपनी एम्प्लॉयज़ का, ये बहुत रेयरली होता है बट कंपनी अगर एम्प्लॉयज़ से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखी है तो वो, ये सारे कॉमन अमाउंट्स हैं जो कंपनीज में होते ही होते हैं। तो इसमें से एक भी अमाउंट का बैलेंस है तो आपको डीपीटी फॉर्म भरना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्म डायरेक्टली। देख लेते हैं इसको कैसे फिल करना है। काफ़ी सिंपल फॉर्म है। सबसे पहले हम कंपनी का सिन नंबर डालेंगे, उसके बाद सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। हाँ, ये वाला हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया वन टाइम रिटर्न और एनुअल रिटर्न, तो अगर कंपनी वन टाइम रिटर्न फिल कर रही है फॉर एन अमाउंट विच आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स, जो 29 जून के पहले भरना था, तो ये वाला जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट होगा। अब इसका तो ड्यू डेट जा चुका, ये कंप्लायंस हो ही चुका होगा मैक्सिमम कंपनीज का, तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब वन टाइम रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं, अब सिर्फ एनुअल रिटर्न रिक्वायर्ड होगा। तो एनुअल रिटर्न अगर रिक्वायर्ड है और हमारा डिपॉजिट्स तो है ही नहीं, हम मान के चले कि हमारी कंपनी में कोई डिपॉजिट्स हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हमें ये थर्ड रेडियो बटन सिलेक्ट करना होगा एनुअल रिटर्न के लिए। पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अ कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल 21C। एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कंपनी के डिपॉजिट्स है और ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स नहीं है तो फिर वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जाएगा, और अगर दोनों है, डिपॉजिट्स भी है नॉन डिपॉजिट्स भी है, तो फिर ये वाला फोर्थ रेडियो बटन जाएगा। तो हमारे केस में नॉर्मली ये थर्ड रेडियो बटन ही यूज होने वाला है। वंस यू सिलेक्ट दिस थर्ड रेडियो बटन तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्सेस खुल जाते हैं। कंपनी पब्लिक प्राइवेट है, गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, तो काफ़ी आसान है सिलेक्ट करना। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी ऑटो पॉपुलेट, डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद हमें नेट वर्थ एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डालना है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटर्न। हमारे पास जो भी अवेलेबल है रिटर्न डीपीटी फॉर्म भरने के जस्ट पहले ऑडिटेड, उसके अकॉर्डिंग नेटवर्थ की फिगर जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उसी हिसाब से यहाँ पे हमें हर अमाउंट डालना होगा। नेटवर्थ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद ये चार्ज की डिटेल्स तो रिक्वायर्ड नहीं होती है, जहाँ डिपॉजिट्स एक्चुअल में होता है और चार्ज क्रिएट करती है कंपनी, उस केस में डिटेल रिक्वायर्ड होता है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नाउ हमारा मेन पॉइंट आता है पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन बाय अ कंपनी बट नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब 31 मार्च की डेट को जो अमाउंट्स हैं हमें वो डालने हैं। अलग अलग कैटेगरी में जो जो अमाउंट्स हैं हमें डालने हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट यहाँ पे आएगा,
अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन बैंक जो है वो यहाँ पे आएगा। लोन जो हमने बैंक से लिया या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, कोई फैसिलिटी ली है, तो यहाँ पे आएगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद कमर्शियल पेपर का यहाँ पे आएगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी से हमको अमाउंट रिसीव हुआ है, यहाँ पे आएगा। ये जो है शेयर्स का, सिक्योरिटीज़ का सब्सक्रिप्शन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी या फिर कॉल्स इन एडवांस जो है वो यहाँ पे आएगा। डायरेक्टर से जो हमने लोन लिया है वो यहाँ पे आएगा, डायरेक्टर या फिर उनके रिलेटिव से। बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करते हुए जो हमने अमाउंट रेज किया है वो यहाँ पे आएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सब नॉर्मली पॉइंट्स एप्लीकेबल होते नहीं हैं। ये एम्प्लॉय से जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, उसका अमाउंट अगर है तो यहाँ पे आएगा। एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट, वो यहाँ पे आएगा। अब ये जो हम एडवांस की बात कर रहे थे, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आएगा। 365 डेज के अंदर अंदर वाले जो हैं यहाँ पे जाएगा। अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हमने कोई एडवांस लिया है वो यहाँ पे जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स है तो वो यहाँ पे जाएगा। कोई भी फ्यूचर सर्विस रेंडर करने के लिए वारंटी या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो पैसा है वो यहाँ पे जाएगा। सेक्टोरल रेगुलेटर के द्वारा एडवांस रिसीव को जो अलाउ किया गया है वो यहाँ पे जाएगा। एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिसीप्ट ऑफ द पब्लिकेशन, मतलब कोई भी पब्लिशिंग होता है, कोई भी मैगजीन का सपोज कर लीजिए कुछ भी, तो उसके अगेंस्ट में जो एडवांस हमने लिया है, ये भी एक तरह का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला एडवांस हो गया, तो वो यहाँ पे जाएगा। प्रमोटर से कोई कंपनी ने पैसा लिया है तो वो यहाँ जाएगा। निधि कंपनी का यहाँ जाएगा। चिट फंड कंपनी का यहाँ जाएगा। इसके अलावा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नॉर्मली नॉट एप्लीकेबल। एनी अमाउंट ऑफ 25 lakh rupees और मोर रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट इन अ सिंगल ट्रैंक फ्रॉम अ पर्सन। तो स्टार्टअप कंपनीज के एक स्पेशल केस है, उसको यहाँ पे कवर होगा ये। एनी शेयर अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, ये सब, तो ये सब भी नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये पूरा डिटेल्स हो गया ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स का। जो हमारा बैलेंस है 31 मार्च को, वो हमें यहाँ पे डालना है एज पर द लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। ये डालने के बाद अटैचमेंट्स हमको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट सिर्फ डिपॉजिट्स के केस में रिक्वायर्ड होती है, हमारा डिपॉजिट्स तो रहेगा नहीं। यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन का नंबर डेट डाल के DSC अटैच कर देंगे। चेक फॉर्म स्प्लिट स्क्रूटनी करके हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म काफ़ी सिंपल है, बस हमें मॉनिटर करना है कि ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में हमारे कौन कौन से अमाउंट है। बैलेंस शीट को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट्स हमको निकाल के रखने पड़ेंगे। और दूसरा नेटवर्क की कैलकुलेशन हमें करके रखनी पड़ेगी। वो दो ही मेन डिटेल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है इस फॉर्म DPT 3 में, जो कि हमें एनुअली भरना है बिफोर 30th June। So I hope this presentation was useful for you. See you in the next one. Bye.